प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.4 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, जिसमें यहां पर ये एक बर्नर है, इसके साथ साथ ये एक बॉटल है, ये एक बीकर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड और इसके साथ ये एक बैलून। और इसी के साथ ही आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सबसे आसान नोट्स। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी और इसके साथ साथ हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हीट एनर्जी का डेली लाइफ में क्या यूज है? आप लोग तो यही सोचते हैं कि हीट एनर्जी के जरिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फिर हीट रोटी पकाने के काम आती है, हीट सालन बनाने के काम आती है, हीट चाय बनाने के काम आती है, हीट पानी गर्म करने के काम आती है, या फिर विंटर्स में हाथ सेकने के काम आती है। क्या हीट का सिर्फ इतना ही मकसद है कि उससे हाथ सेके जा सकते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, ये रोटी पकाई जा सकती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जान लें, हीट का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि इससे टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके, बल्कि हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली यही कहता है कि हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ आप डेली लाइफ में कहां पर देख सकते हैं? देखो, डिफरेंट इंजन्स में हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है, यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में। जिस तरह की स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में क्या होता है कि हीट की वजह से वाटर स्टीम में चेंज होता है, उस स्टीम के जरिए फिर टर्बाइंस भी चल सकते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि यहां पर जो हीट एनर्जी है उसको यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अक्सर जब मैं क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ नो हाउ होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। केमिस्ट्री में पहले आ जाता है थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर, फिजिक्स में बाद में आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को पहले मालूम होता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स ये आंसर करते हैं, सर वो जो हीट एनर्जी है ना क्यू, वो कन्वर्ट होती है डेल्टा यू में, और इसके साथ साथ वो यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में भी कन्वर्ट होती है। तो भाई ये कोई स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की? मैं तो आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर आपसे भी कोई स्टेटमेंट पूछ ले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली है क्या, तो आप उसको क्या बताएंगे कि क्यू यू में कन्वर्ट होती है, डब्ल्यू में कन्वर्ट होती है? ये स्टेटमेंट है। तो याद रखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पर हीट क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कहता है कि जब हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो हीट को अपना हिसाब पूरा करना पड़ेगा। यानी कि अगर हीट, जिसको हम कहते हैं क्यू, इसको अगर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना है या फिर यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट होना है तो इसको अपना हिसाब पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जूल हीट एंटर करें और 50 जूल वर्क डन हो जाए, या फिर आप 100 जूल हीट एंटर करें तो अदर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो 150 जूल बन जाए। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा के लिए शुरू वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी बराबर ही रहती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी वायोलेट नहीं होता। यही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जब हम हीट एनर्जी पर इसको अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स है ये
कि हीट को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिर यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट करना। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन यही है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ना क्या है। तो भाई थर्मोडायनामिक्स में हमने ये पढ़ना है कि हीट को किस तरीके से अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर हीट को किस तरीके से यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए यहां पर ये इस तरह का एक सेटअप कंसीडर किया है जिसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड है। इस ट्राइपॉड स्टैंड पर इस बीकर को रख दिया है, यहां पर बर्नर को रख दिया है। अब इस बीकर में पानी एंटर करेंगे और यहां पर इस बर्नर को ऑन करेंगे ताकि पानी का टेम्परेचर बढ़े, पानी गर्म हो जाए। लेकिन इससे पहले इस बैलून को इस बॉटल के इस फेस पे हमने अटैच करना है। यहां पर कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है। अब हम इसमें वाटर फिल करते हैं और वाटर को गर्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहां पर अब इस पानी को मुकम्मल तौर पर गर्म कर लिया है। अभी इस बॉटल को इस वाटर में प्लेस करते हैं, हॉट वाटर में। तो आपने इस बैलून के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। यहां पर अभी देखिएगा, यहां पर ये ऑब्जर्व करें, ये बैलून किस तरीके से इन्फ्लेट हो रहा है। इस बैलून में ये जो एयर आ गई है ये कहां से आई है, देखिए यहां पर। अब एक्चुअली दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां पर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। द हीट क्यू एंटर्ड इन द सिस्टम, यानी कि यहां से जब हमने इसको हॉट वाटर में प्लेस किया तो क्या हुआ कि हीट इस सिस्टम में एंटर हुई। और यहां पर इस हीट ने क्या किया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है शुरू की एनर्जी और बाद की एनर्जी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो जो हमने हीट एंटर की है वो क्या है, क्यू। अब ये जो हीट कन्वर्ट हुई है ये किस किस फॉर्म में हुई है। अब यहां पर सबसे पहले तो इस बॉटल में जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और इसी के साथ साथ ये बैलून भी इन्फ्लेट हुआ है, यानी कि वर्क डन भी हुआ है। तो जो हीट हमने एंटर की है उस हीट ने इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज किया है और इसके साथ साथ वर्क डन भी किया है। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी वजह से यहां पर हमने लिखा है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कौन सी हीट है जो कि हमने एंटर की है, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। किस तरह से इंक्रीज हुई है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ है। जब एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। साथ में नेक्स्ट क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो यहां पर ये देखिए वर्क डन हुआ है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था W इज इक्वल टू P डेल्टा V। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो यहां पर ये वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है यहां पर वर्क डन भी हुआ है। तो यहां पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकला है, क्योंकि हीट एनर्जी एंटर हो रही है। हीट एनर्जी की वजह से क्या क्या हुआ है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी वो भी इंक्रीज हुई है और साथ के साथ सिस्टम ने वर्क डन भी किया है सराउंडिंग पर। तो यही फिर स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हेन हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, हमने क्या किया, सिस्टम में हीट क्यू ऐड की थी, उसको हॉट वाटर में प्लेस करके। दिस एनर्जी अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। इसकी वजह से क्या हुआ है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो एयर प्रेजेंट थी बॉटल में उसका टेम्परेचर राइज हुआ है। और साथ के साथ क्या हुआ है, प्लस द वर्क डन बाय सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। वर्क डन भी किया था सिस्टम ने सराउंडिंग पर, वो बैलून इन्फ्लेट हो गया था। तो यही है फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वेयर Q इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, W इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, जो सिस्टम ने वर्क डन किया उस बैलून को यहां पर इन्फ्लेट किया था। डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहां पर आपको नजर आया कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी थी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो इसी स्टेटमेंट से हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, किस तरीके से, इन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम हीट Q इज डेल्टा U प्लस द वर्क प्लस W। तो यहां पर फिर ये स्टेटमेंट आप इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं और इस रिलेशन को इस स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है एक्सप्लेनेशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वही कुछ था जो हमने पढ़ लिया है, बस वो मैथमेटिकल फॉर्म और वो स्टेटमेंट। अब क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस वजह से और भी इस पे लिखना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर बस थोड़ा अपनी वर्डिंग में लिख देना है और कुछ इस तरीके से लिखना है, when heat is added to a system the system internal energy increases due to rise in temperature। देखो जब सिस्टम में हमने हीट ऐड की तो क्या हुआ
कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई? राइज इन टेम्परेचर की वजह से। यहां पर प्रेशर भी बढ़ा था, यानी कि सिस्टम की ओवरऑल स्टेट चेंज हुई थी, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं, यानी इनके चेंज होने की वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। इस तरह के लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब हमने सिस्टम में हीट ऐड की तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और स्टेट। तो बस बिल्कुल अपनी वर्डिंग में इसी तरह से लिख के जाना है। इफ दिस सिस्टम परफॉर्म्स वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग, यहां पर जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी तो ये बैलून क्या हुआ था? इन्फ्लेट हुआ था। इन्फ्लेट हुआ इसका मतलब यहां पर वर्क डन हुआ था। सिस्टम ने क्या किया? वर्क डन किया सराउंडिंग पे। बैलून एक्चुअली इसकी सराउंडिंग में आता है, क्योंकि सिस्टम में क्या क्या था? सिस्टम में जस्ट एक कंटेनर और वो जो गैस इनक्लोज्ड है, एयर, वो प्रेजेंट थी। ये बैलून सराउंडिंग में आ जाता है। तो क्या हुआ कि यहां से जब ये गैस एक्सपैंड हुई तो यहां पे वर्क डन हुआ। तो जो सिस्टम ने वर्क डन किया सराउंडिंग पर, वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने हीट सप्लाई की है। ऑब्वियसली जब इसको हमने हॉट वाटर में प्लेस किया था तो हीट सप्लाई की थी। जब हीट सप्लाई की है तो किधर किधर यूज हुई है? 2 पार्ट्स में यूज हुई है। फार्मूला भी यही बता रहा है कि 2 पार्ट्स में यूज हुई है, और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में यूज हुई है? टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम U1 टू U2, यानी इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। मान लो इसको हीट प्रोवाइड करने से पहले इंटरनल एनर्जी U1 थी, जब हीट प्रोवाइड की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फिर कितनी हो गई? U2 हो गई। तो इसी वजह से लिखा है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम U1 टू U2। नेक्स्ट क्या हुआ? टू परफॉर्म वर्क W ऑन द सराउंडिंग, और यहां पे वर्क डन भी परफॉर्म हुआ। यानी यहां पर इन शॉर्ट हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जब हीट सप्लाई की है, हीट क्यों सप्लाई किया हमने सिस्टम को, वो 2 पार्ट्स में यूज हुई है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है और साथ के साथ वर्क डन हुआ है। दस Q इज इक्वल टू, तो यहां पर हीट किधर किधर यूज हुई है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है? पहले U1 थी, बाद में U2 हुई है, तो U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर जो Q हीट है वो 2 पार्ट्स में यूज हुई है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, साथ में वर्क डन करने में। तो इन दोनों को ऐड कर दो बस, साथ में क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। देखो U2 माइनस U1 ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसको डेल्टा U लिख दीजिए। यहां से अगर हम डेल्टा U फाइंड करेंगे, W को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? Q माइनस W, साइड एक्सचेंज करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 इज डिफाइंड एज डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ऑल्दो ये सारी बात हमने स्टेटमेंट में कर दी थी, यहां पर क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसलिए आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। बस आपने कंसेप्ट को याद रखना है, ये तो सिंपल इंग्लिश है, बस इस तरीके से इसको लिख देना है। यहां पर अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेबिलिटी। देखिए अभी हमने देखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? एक ही तो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसी को उठाकर लिख देना है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखो कंजर्वेशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? यानी कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही बात लिखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो सकती है, लेकिन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। यानी एनर्जी केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक से पोटेंशियल में हो सकती है, पोटेंशियल से काइनेटिक में हो सकती है, हीट से लाइट में हो सकती है, लाइट से हीट में हो सकती है। यानी कि एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है, लेकिन एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। देखो जिस तरह के हम वुड्स को जलाते हैं, जब लकड़ियों को जलाते हैं तो उस केस में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। अब वो हीट एनर्जी कहां से आई है? केमिकल एनर्जी से। वुड्स को जलाना एक केमिकल प्रोसेस है, वहां पर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो इट्स मीन कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हीट एनर्जी अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। यानी कोई भी एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जस्ट यह कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जाती है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं होता किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का यहां पर क्या मतलब है? जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उस केस में क्या होगा कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, यानी स्टार्टिंग वाली एनर्जी और एंड वाली एनर्जी दोनों बराबर आएंगी, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी दोनों बराबर होंगी। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है।
नेक्स्ट है वाइडर एप्लीकेबिलिटी। देखो हमें तो इस तरह से लगता है जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जस्ट हीट से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में यूज होता है। जैसे कि स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में क्या होता है कि कोयला जलाते हैं, वहां से पानी स्टीम बन जाता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, उस स्टीम से फिर क्या बनता है, टरबाइंस चलते हैं। टरबाइंस क्या है, यानी मैकेनिकली वो घूमते हैं। या फिर स्टीम इंजन से किसी गाड़ी को चलाया जा सकता है, तो वहां पर भी क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। लेकिन एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जस्ट हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने से डील नहीं करता, बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है। इसी वजह से हमने लिखा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नॉट लिमिटेड टू मैकेनिकल सिस्टम, यानी जस्ट इंजन्स के लिए लॉ नहीं है, बल्कि इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस। ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है, जैसा कि केमिकल रिएक्शंस है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, जब लकड़ियों को जलाते हैं तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होगा, यानी वहां पर भी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होगा। जब वो एप्लीकेबल होगा तो हम यही कहते हैं कि वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पर हीट इन्वॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की बेसिक सी एग्जांपल है, आप हीटर चलाते हो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, फिर से हीट इन्वॉल्व हो गई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो सबको ही मालूम है कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, फिशन रिएक्शन में, फ्यूजन रिएक्शन में, आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़े होंगे, आगे चलकर हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होती है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, वहां पर भी जो हीट प्रोड्यूस हुई है एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो वहां पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। देखो जब भी हीट कन्वर्ट होती है किसी भी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, या फिर हीट कन्वर्ट होती है यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में, तो हमेशा के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा, और ऐसे सिस्टम पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से हमने कहा है कि इस लॉ की वाइडर एप्लीकेबिलिटी है, यानी ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस पर ये एप्लीकेबल होता है। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स एनालाइज एंड इंटरप्रेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस फील्ड, यानी कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे हमने यहां पर देखा केमिकल रिएक्शन में किस तरह से ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, और हीट एनर्जी भी अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हीट एनर्जी जब भी अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हमेशा के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगी, यानी जितनी एनर्जी सिस्टम में इन होगी इतनी ही एनर्जी सिस्टम से आउट होगी। यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो हीट हम सिस्टम में एंटर करेंगे वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और इसके साथ साथ वो यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट होगी, यानी कि जो टोटल इनिशियल एनर्जी थी वो टोटल फाइनल एनर्जी की इक्वल है। तो यहां पर फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपकी बुक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, जिनमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है बाईसाइकिल पंप। अब ये बाईसाइकिल पंप किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसके लिए हमने यहां पर ये एक सेटअप कंसीडर किया है। सबसे पहले इस सेटअप को समझते हैं। इसमें ये एक बाईसाइकिल पंप है, और ये बाईसाइकिल पंप का हैंडल है। जब आप इस हैंडल को पुश करेंगे तो क्या होगा कि एयर पंप होगी, यानी एयर की पंपिंग होगी, और ये जो आउटलेट है जहां से एयर ने रिलीज होना है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करके वहां पर थर्मोकपल को कनेक्ट कर दिया है, और थर्मोकपल के साथ मिली वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया। अब यहां पर एक्चुअली होगा क्या, यहां पर जब आप इस हैंडल को पुश करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि आप मैकेनिकल वर्क डन करेंगे, यानी कि गैस पर वर्क डन करेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जब गैस पर वर्क डन करेंगे तो उस केस में गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां पर हमने यही देखना है कि क्या गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। देखो इसी वजह से यहां पर हमने थर्मोकपल को कनेक्ट किया। थर्मोकपल क्या है, इट इज अ टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर, यानी यहां पर ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करके देगा कि वाकई गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। यहां पर हमने थर्मोकपल को कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ मिली वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। देखो थर्मोकपल टेम्परेचर को सेंस करके उसके प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है या फिर वोल्टेज जनरेट करता है, जिसको हम इस मिली वोल्ट मीटर से नोट कर लेते हैं। जब यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थर्मोकपल उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज जनरेट करेगा, जो कि हम इस मिली वोल्ट मीटर से नोट कर लेंगे। तो इनफैक्ट ये हमें टेम्परेचर में वेरिएशन के बारे में बताएगा। थर्मोकपल एक्चुअली एक पूरा आर्टिकल है, अगर इस पर बात की जाए तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा,
इसी चैनल पर आपको एक प्रैक्टिकल मिल जाएगा थर्मोकपल से रिलेटेड। तो अगर आप थर्मोकपल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। यहां पर जस्ट आपने इतना याद रखना है कि थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरिंग सेंसर है जो कि यहां से टेम्परेचर को सेंस करेगा, उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज जनरेट करेगा जो कि हम मिली वोल्ट मीटर से नोट कर लेंगे। तो यहां से फिर हमें क्या पता चलेगा कि जब भी मिली वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम ये कहेंगे कि यहां पर टेम्परेचर वेरी हुआ है, यानी टेम्परेचर में वेरिएशन हुई है। तो इनफैक्ट यहां पर क्या हुआ है कि जब हमने एयर को पंप किया है, यानी कि ये जो गैस प्रेजेंट है, जो एयर प्रेजेंट है यहां पर, इस पर वर्क डन किया है। जो वर्क डन किया है उसने इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, कैसे पता चलेगा? यहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी। देखो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो यहां से टेम्परेचर में चेंज शो होगा, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो यहां पर भी यही लिख दिया है बाईसाइकिल पंप की हेडिंग लगाकर। ए बाईसाइकिल पंप डेमोंस्ट्रेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो बाईसाइकिल पंप है ये डेमोंस्ट्रेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। जैसे यहां पर आपने देखा कि जब मैकेनिकल वर्क किया है तो इस केस में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की है। तो ये कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही तो बताता है। When we pump the handle rapidly, जब हम इस हैंडल को रैपिडली पंप करेंगे तो उस केस में क्या होगा? इट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन द गैस। गैस पर मैकेनिकल वर्क डन होगा जिसकी वजह से ये हॉट हो जाएगी, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दिस वर्क इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। यहां पर जो वर्क होगा उसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब आपकी बुक में इसको ऐसे ही पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया। अगर आप हेडिंग्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के मार्क्स मिल सकते हैं। और यहां पर आपने इसी तरह इसको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है, प्रॉपरली इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, इस तरह से आपको याद करना भी आसान होगा। देखो, पहले बाईसाइकिल पंप की हेडिंग लगा के लिखा है कि बाईसाइकिल पंप किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसीडर किया है ये शो करने के लिए कि बाईसाइकिल पंप एग्जांपल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंसीडर करने के बाद उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है? सबसे पहले तो ये पंप है, इसी वजह से लिखा है ए सेटअप कंसिस्ट ऑफ ए बाईसाइकिल पंप विद ए ब्लॉक्ड आउटलेट, यानी सेटअप में ये एक बाईसाइकिल पंप है। अब बाईसाइकिल पंप में से जहां से एयर ने रिलीज होना है, यानी जो आउटलेट है उसको ब्लॉक किया हुआ है ताकि एयर जो है वो बाहर न निकले। थर्मोकपल इज कनेक्टेड थ्रू द ब्लॉक्ड आउटलेट, और उस ब्लॉक्ड आउटलेट के साथ थर्मोकपल को कनेक्ट किया है ताकि एयर के टेम्परेचर को मेजर किया जा सके, एयर के टेम्परेचर को डिटेक्ट किया जा सके, टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड, यानी ये जो एयर है इसके टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा सके। द थर्मोकपल थर्मोमीटर कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो यहां पर वही बात कर दी है कि जो थर्मोकपल बेस्ड थर्मोमीटर है इसके जरिए वेरी स्मॉल वेरिएशंस इन टेम्परेचर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी यहां पर जब टेम्परेचर की स्लाइट सी वेरिएशन भी होगी तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, जो ये शो करेगा कि यहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन हुई है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड रैपिडली, जब इस पिस्टन को हम रैपिडली पुश करेंगे तो उस केस में क्या होगा? द थर्मोमीटर शोज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर इंक्रीज इन टेम्परेचर को शो करेगा, जिससे ये मालूम होगा कि यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज हुई है। इसी वजह से हमने लिखा है द मैकेनिकल वर्क डन ऑन द एयर, यानी जो मैकेनिकल वर्क डन किया है इस एयर पर, ये जो गैस इसमें प्रेजेंट है इस पर, इसने क्या किया है? इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया है, इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी व्हिच इज इंडिकेटेड बाय राइज इन टेम्परेचर। और हमें कैसे मालूम हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है? क्योंकि यहां पर इस मिलीवोल्टमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया है, जिससे ये मालूम हुआ है कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जब टेम्परेचर का इंक्रीज हमें यहां से शो हुआ है तो यहां से फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो ये थी बाईसाइकिल पंप वाली एग्जांपल। अगर बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में बयान करें तो हमने इस एग्जांपल में क्या देखा है कि जब भी किसी बाईसाइकिल पंप के हैंडल को रैपिडली पुश करेंगे तो क्या होगा कि एयर पे वर्क डन होगा, उस वर्क डन की वजह से एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यही है बाईसाइकिल पंप वाली एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल है। यहां पर पहले थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं और ये देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से अप्लाई होता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करने लगा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट ऐड करेंगे किसी भी सिस्टम में,
तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी और इसके साथ साथ हीट यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी Q किस किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और इसके साथ साथ यूजफुल फॉर्म ऑफ वर्क में भी कन्वर्ट होगा। तो यहां पर Q का क्या मतलब है, डेल्टा U का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है ह्यूमन बॉडी के केस में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अब हमने ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करना है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। देखो हम रोजाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अगर मैं कहूं कि जो फूड है जो कि हम डेली ईट करते हैं, इट इज अ Q, जो हीट सिस्टम को ऐड की है वो हीट, मान लो आप जो खाना खाते हैं रोज, और जो आप खाना खाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आप में एनर्जी आती है, आप एक एनर्जी फील करते हैं, तो वो एनर्जी मान लो इंटरनल एनर्जी है। फिर जब आप काम करते हैं तो वो जो आपने खाना खाया था उसकी वजह से जो एनर्जी बिल्ड हुई है वो काम करने में यूज हो जाती है। तो यहां पर वो वर्क क्या है, W है। अब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। आपने खाना खाया, आप में एनर्जी आई, आपने वर्क किया, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी यूज हो गई। यहां पर अब समझना यह है कि जब आप वर्क करते हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम होती है। देखो इतना आपने खाना खाया हुआ है, यानी इतना आपने फूड ईट किया हुआ है, यहां पर जब वर्क डन करेंगे तो उस फूड की वजह से जो इंटरनल एनर्जी आई थी वो कम हो जाएगी, इसी वजह से माइनस W लिखा है। यानी वो जो एनर्जी यूज हुई है वर्क करने में उसको हमने अंदर से माइनस कर दिया है, बाकी जो इंटरनल एनर्जी अब आपके पास रह गई है वो इतनी है। अब अगर आप खाना खाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज करता है। जब ये टेम्परेचर राइज करता है इसको क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये बात वाज़ेह हो गई कि जब आप काम करते हैं, जब आप वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, यूजअप हो जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी कम होती है। और जब आप खाना खाते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो इसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म वाली हेडिंग में। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे यहां पर एनर्जी कंजर्व रही, जब आपने खाना खाया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, जब आपने काम किया तो इंटरनल एनर्जी यूज हुई। तो यही है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स डू वर्क, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, मूविंग। देखो यहां पर ऑर्गेनिज्म से मुराद कौन है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस मुराद है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एंड रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड सेल रिप्लेसमेंट। देखो ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर आप कई दिन तक खाना ना खाएं तो क्या आप काम कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, मूव भी नहीं कर सकेंगे, चल भी नहीं सकेंगे। तो इट्स मीन कि वर्क करने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए, सेल्स की रिप्लेसमेंट के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी, जब आप खाना खाएंगे, फूड ईट करेंगे। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि जब ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं तो उनके सेल्स की ग्रोथ के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और यही जो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी है, देखो हम जो फूड ईट करते हैं ये किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, फिर यहां से आपको एनर्जी मिलती है। तो ये जो फूड है ये किस तरीके से एनर्जी बना, इसी को एक्चुअली हम कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो यही जो प्रोसेसेस है, यानी ऑर्गेनिजम्स डू वर्क, वो वर्क करते हैं और उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए, सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए। तो यही जो प्रोसेसेस हैं इन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। We can apply first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W to the human body। यानी ह्यूमन बॉडी पर हम ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया है। वर्क डन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द बॉडीज इंटरनल एनर्जी। जब आप वर्क करेंगे तो आपकी बॉडी में जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तभी तो आपको भूख लगती है। अगर आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे तो उस वक्त तक आपको भूख नहीं लगेगी। जब एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी फिर आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब आप खाना खाएंगे, आप फूड ईट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी वजह से हमने लिखा है कंसिक्वेंटली फूड मेंटेन्स अवर इंटरनल एनर्जी एंड बॉडी टेम्परेचर, कि फूड क्या करता है, इंटरनल एनर्जी और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये थी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट को पढ़ा है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ा है, इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को पढ़ा है, वाइडर एप्लीकेबिलिटी को पढ़ा है, इसके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखा है। तो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके
बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।